आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हम कैसे एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करते हैं और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है। हम उन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके बेसिस पर हम एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करते हैं। हम ये जानेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आयनिक बॉन्डिंग किस तरह से फॉर्म होती है। हम मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोजन क्या होता है और हम किन स्टेप्स को फॉलो करके कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहले ग्रुप को हम कहते हैं मेटल्स और दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं नॉन मेटल्स। यह क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर किया जाता है। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आयरन, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, जबकि नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर एटसेट्रा। अब हम उन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। मेटल्स लस्चरस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और सोनोरस होते हैं। अब हम एक-एक करके इन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि मेटल्स की एक फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि वो लस्चरस होते हैं। लस्चरस होने का मतलब ये है कि मेटल्स का सरफेस शाइनी होता है। यदि हम किसी भी मेटल को एज एन एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, तो हम यह देखते हैं कि अपने प्योर स्टेट में इन सभी मेटल्स का सरफेस शाइनी होता है। लेकिन जब यह मेटल्स लंबे समय तक एयर और वाटर से एक्सपोज्ड होते हैं, तो इनके सरफेस का आउटर मोस्ट लेयर ऑक्साइड या सल्फाइड फॉर्म करके अपना लश्यर खो बैठता है। लेकिन अपने प्योर स्टेट में मेटल्स हमेशा ही लश्यरस होते हैं। मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल होने का मतलब ये है कि हम मेटल्स को हैमरिंग कर करके यानी कि पीट-पीट कर हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं उसके एग्ज़ाम्पल्स हैं गोल्ड और सिल्वर। हालाँकि दूसरे मेटल्स भी मैलिएबल होते हैं, पर गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा मैलिएबल होते हैं। मेटल्स की एक दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होने का मतलब ये है कि हम मेटल्स के वायर्स बना सकते हैं। मेटल्स में हालाँकि ज़्यादातर मेटल्स डक्टाइल होते हैं, लेकिन उनमें गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। हम 1 ग्राम गोल्ड की सहायता से करीब 2 किलोमीटर लेंथ की वायर ड्रॉ कर सकते हैं। मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यही वो रीज़न है कि हम अपने यूटेंसिल्स जिसमें कि हम खाना बनाते हैं, वो मेटल से बनाते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। साथ ही साथ मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जो वायर्स बनाते हैं, वो हमेशा ही मेटल्स के बनाते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्यूमीनियम एटसेट्रा। इसके अलावा मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस होने का मतलब ये है कि जब हम किसी मेटल को हार्ड सरफेस से हिट करते हैं, तो वो मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यही वो रीज़न है कि हम जो बेल्स बनाते हैं, वो मेटल्स की सहायता से बनाते हैं, ताकि जब हम उसे हिट करें, तो वो साउंड प्रोड्यूस कर सकें। मेटल्स के विपरीत नॉन मेटल्स लश्रस नहीं होते। इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स का सरफेस शाइनी नहीं होता। नॉन मेटल्स मैलिएबल भी नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते। इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स को ना तो हम पीट-पीट कर शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही हम उनके वायर्स बना सकते हैं। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। साथ ही साथ नॉन मेटल्स सोनोरस भी नहीं होते। इसका मतलब यह है कि यदि हम नॉन मेटल्स को किसी हार्ड सरफेस से हिट करें, तो वो साउंड भी नहीं प्रोड्यूस करते। अब तक हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की उन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया जो हमारी हेल्प करते हैं कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कर सकें।
जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स लस्टरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होते। मेटल्स मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स ना तो मैलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स सोनोरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते। मेटल्स रूम टेम्परेचर पर ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके विपरीत नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर मेटल्स तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, परंतु मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। कार्बन एक नॉन मेटल होता है जो कि नेचर में बहुत सारे एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या यूं कहें कि डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और हर फॉर्म को हम एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कहते हैं। जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड। कार्बन ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्रेफाइट जो कि बेसिकली कार्बन से ही बना होता है, कार्बन ही होता है, वो एक नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके विपरीत डायमंड जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ये कार्बन से ही बना है, या यूं कहें कि प्योर कार्बन ही है, वह नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, नॉन मेटल होते हुए भी। इसके विपरीत आयोडीन भी एक नॉन मेटल होता है, लेकिन इसका सरफेस लश्चरस होता है। तो हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और ये उनके एक्सेप्शंस थे जो हमने अभी एक्सप्लेन करे। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि प्योरली फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मेटल्स एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट करना बहुत उचित नहीं है। इसीलिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज को भी समझ करके फिर एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट करना चाहिए। अब तक हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया, और यह जाना कि किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज की सहायता से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन हमने यह भी देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज के बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ज़्यादातर नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर या तो सॉलिड्स होते हैं या गैसेस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ज़्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको नाइफ की सहायता से कट भी किया जा सकता है। ज़्यादातर नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड जो कि कार्बन का ही एक एलोट्रॉप होता है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम यह समझ सकते हैं कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्क्रिमिनेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि इनके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, और इन एक्सेप्शंस की वजह से हम बहुत बार डायलेमा में फंस जाते हैं कि किसी एलिमेंट को हम मेटल कंसीडर करें या नॉन मेटल कंसीडर करें। ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करें, और फिर उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी के दौरान यह देखें कि मेटल्स केमिकली किस तरह से बिहेव करते हैं, नॉन मेटल्स केमिकली किस तरह से बिहेव करते हैं, और फिर इस बेसिस पर हम यह डिसाइड करें कि किसी एलिमेंट को मेटल कंसीडर किया जाना चाहिए या नॉन मेटल कंसीडर किया जाना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले हम यह डिस्कस करेंगे कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। यह देखा गया है कि लगभग सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, लेकिन डिफरेंट मेटल्स की एफिनिटी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स अलग-अलग होती है, इसीलिए डिफरेंट मेटल्स अलग-अलग रेट के साथ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। मतलब कि कोई बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और कोई धीरे-धीरे रिएक्ट करता है।
सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स होते हैं जिन्हें यदि हम एयर में रख दें तो तुरंत फायर कैच कर लेते हैं, यानी कि ये बहुत ही विगोरसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। मैग्नीशियम इन दोनों मेटल्स के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन हम जानते हैं कि मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो वो एक डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। आयरन बर्न नहीं करता, लेकिन यदि हम आयरन फिलिंग्स को किसी बर्नर के ऊपर फ्लेम के ऊपर डालें तो वो बहुत विगोरसली बर्न करता है। कॉपर भी बर्न नहीं करता, लेकिन जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो कॉपर के ऊपर कॉपर 2 ऑक्साइड की एक ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। तो हम यह देखते हैं कि हालाँकि सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, लेकिन डिफरेंट मेटल्स अलग-अलग रेट्स के साथ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट मेटल्स की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन अलग-अलग होती है। जब हम किसी मेटल ऑक्साइड को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यह देखते हैं कि सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। यह रिएक्शन ठीक वैसे ही होती है कि जब एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। तो इस बात से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है, वो बेसिक होता है, क्योंकि जब मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जब सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और जब पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही तरह का बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं और जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है। इसी तरह से जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, तो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है। सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट होता है। तो यहाँ पर हमने यह देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है और जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेवियर्स को शो करते हैं और जब ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा ही सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल्स वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हालांकि सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, परंतु जो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वे भी वाटर के साथ अलग-अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। इन तीनों ही परिस्थितियों में, चाहे वाटर कोल्ड वाटर की फॉर्म में हो या हॉट वाटर की फॉर्म में हो या स्टीम की फॉर्म में हो, जब भी एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वे वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन प्रोसेस में मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यह हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इवॉल्व होने वाली हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट प्रोड्यूस होती है और जब सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कैल्शियम वाटर के साथ इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता जितना कि
सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं। जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यह हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इवॉल्व होने वाली हाइड्रोजन गैस आग पकड़ ले। जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो इस प्रोसेस के दौरान जो हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ये बबल्स कैल्शियम के सरफेस से स्टिक हो जाते हैं और इस वजह से कैल्शियम वाटर में फ्लोट करने लगता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन प्रोसेस के दौरान मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। जब मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा होता है तो इस प्रोसेस के दौरान जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है उसके बबल्स मैग्नीशियम के सरफेस से स्टिक हो जाते हैं और इसी वजह से मैग्नीशियम वाटर में फ्लोट करने लगता है। कुछ मेटल्स ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि एल्यूमीनियम, आयरन, जिंक एटसेट्रा। जब एल्यूमीनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तब एल्यूमीनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। इसी तरह से जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल्स एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जब एक मेटल एक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एक सॉल्ट फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक क्लोराइड फॉर्म करता है जो कि एक सॉल्ट होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। जब मेटल्स निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। इसका रीज़न यह है कि निट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और यह रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होने वाली हाइड्रोजन गैस को तुरंत ही ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस होकर के नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। हालाँकि इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और मैंगनीज़ ऐसे मेटल्स हैं जो कि जब बहुत ही डाइल्यूट निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अब तक हमने यह देखा कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और मेटल्स एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इन तीनों ही रिएजेंट्स के साथ होने वाले मेटल्स के रिएक्शंस को स्टडी करके बेसिकली हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। इसी दौरान हमने यह भी देखा कि इन तीनों ही रिएजेंट्स से रिएक्ट करने के दौरान कुछ मेटल्स तो ज़्यादा रिएक्टिव दिखाई पड़ते हैं और कुछ मेटल्स उतने रिएक्टिव दिखाई नहीं पड़ते। यदि हम मेटल्स को एक सीरीज में ऑर्गेनाइज करना चाहें बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटी, तो इन रिएक्शंस को स्टडी करने के बाद हमारे लिए यह काम उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे मेटल्स के केसेस में हम यह देखते हैं कि हमारे लिए यह डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल होता है कि हम मेटल ए को ज़्यादा रिएक्टिव कहें या मेटल बी को ज़्यादा रिएक्टिव कहें। ऐसे में हमारी हेल्प करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी मेटल ए को किसी मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं और यदि एज ए प्रोडक्ट हमें सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी मिल जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि मेटल ए मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये दिए हुए एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें एज ए प्रोडक्ट आयरन सल्फेट और कॉपर मिलता है। तो इस केमिकल रिएक्शन से हम यह क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सहायता से हम सभी मेटल्स को बहुत ही क्लियरली एक सीरीज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें कि चाहे तो हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर लें बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटी, या फिर हम उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर लें बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटी। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी हेल्प करता है कि हम ये जान सकें कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मेटल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को देखने के बाद हमने मेटल्स को एक रिएक्टिविटी सीरीज में ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने मेटल्स को उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटीज के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया है।
जैसा कि हम इस दिए हुए टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर पोटेशियम मेटल को सबसे टॉप पर दिखाया गया है, जो यह इंडिकेट करता है कि इन मेटल्स में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, उससे कम रिएक्टिव सोडियम होता है, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम होता है, उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम होता है, उससे कम रिएक्टिव एल्यूमीनियम होता है। इसी तरह से यदि हम नीचे की ओर चलें, तो हम ये देखते हैं कि सिल्वर और गोल्ड इन सभी मेटल्स में से लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जैसा कि अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम मेटल्स को उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए टेबल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर पोटेशियम को सबसे ऊपर रखा गया है, जो यह इंडिकेट करता है कि इन सभी मेटल्स में से पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। यदि हम इस टेबल को ध्यान से देखें, तो इसमें एक एक जगह पर हाइड्रोजन को भी प्लेस किया गया है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है और कायदे से मेटल्स की इस सीरीज़ में हाइड्रोजन को प्लेस नहीं करना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन का इस टेबल में होना, इस सीरीज़ में होना सिर्फ़ यही इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर एग्ज़िस्ट करने वाले मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं और हाइड्रोजन के नीचे एग्ज़िस्ट करने वाले मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। इसी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज़ में आने वाले मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं और इसी को ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब तक हमने मेटल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मेटल्स रिएक्ट ही क्यों करते हैं या फिर नॉन मेटल्स भी रिएक्ट ही क्यों करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है। एलिमेंट्स की यह टेंडेंसी होती है कि वो अपने एटम्स के आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल को कंप्लीटली फिल कर दें। यह देखा गया है कि जिन एलिमेंट्स के एटम्स के आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, वो एलिमेंट्स कम रिएक्टिव होते हैं। यदि हम इस दिए हुए टेबल में देखें, तो नोबल गैसेस के केस में हम ये देखते हैं, नोबल गैसेस के एग्जांपल्स हैं हीलियम, नियॉन और आर्गन। यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। इसी तरह से नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो वो है 2, 8, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। इसी तरह से आर्गन का भी आउटर मोस्ट शेल जिसमें कि जो कि एम शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये तीनों ही जो गैसेज़ हैं जिन्हें हम नोबल गैसेज़ के नाम से जानते हैं, इन्हें इनर्ट गैसेज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी दूसरे केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं शो करती। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्योंकि नोबल गैसेज़ के एटम्स के आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसीलिए नोबल गैसेज़ केमिकली इनर्ट हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस शो नहीं करती। बेसिकली जब एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स स्टेबल हो जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स स्टेबल हो जाते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म नहीं करना चाहते। एक्चुअली में जो केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है वो स्टेबिलिटी के अराउंड रिवॉल्व करता है। बेसिकली कोई भी एलिमेंट जब रिएक्शन करता है, तो उस रिएक्शन के दौरान एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने एटम्स के आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल कर ले और ऐसा करने से वो स्टेबल बन जाता है। यदि हम मेटल्स के केस में एक सोडियम का एक एग्जांपल कंसीडर करें, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। यहाँ पर यदि हम इसे ध्यान से देखें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में यानी कि एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, तो उसका आउटर मोस्ट शेल एल शेल बन जाएगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही मौजूद हैं, यानी कि वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो ऐसी स्थिति में सोडियम स्टेबल बन जाएगा। लेकिन क्योंकि सोडियम के न्यूक्लियस में अभी भी 11 प्रोटॉन्स हैं, तो इस वजह से उस एटम के ऊपर एक 1 यूनिट ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
और वो सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम नॉन मेटल्स के केस में क्लोरीन का एग्जाम्पल कंसीडर करें, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो उसके एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में अभी भी उसके न्यूक्लियस के अंदर तो 17 प्रोटॉन्स ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हो गए 18, तो वो क्लोरीन से क्लोराइड एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि मेटल्स की रिएक्ट करने की टेंडेंसी इसलिए होती है क्योंकि वो यह चाहते हैं कि अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल कर दें इलेक्ट्रॉन से और ऐसा करके वो स्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कैटायंस फॉर्म करें और नॉन मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एनायंस फॉर्म करें। जैसा कि हमने सोडियम के केस में देखा था कि सोडियम एटम की ये टेंडेंसी होती है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम कैटायन फॉर्म करे और क्लोरीन एटम की ये टेंडेंसी होती है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड एनायन फॉर्म करे। जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो इस प्रक्रिया में सोडियम का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन का एक एटम उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से सोडियम कैटायन एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है और क्लोराइड एनायन भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन क्योंकि इनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, इसीलिए इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है और ये दोनों एक दूसरे के पास मूव करते हैं और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर सोडियम क्लोराइड NaCl का कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं होता। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हर सोडियम कैटायन अपने चारों तरफ क्लोराइड एनायंस से घिरा होता है और हर क्लोराइड एनायन अपने चारों तरफ सोडियम कैटायंस से घिरा होता है। इस तरह की बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो बेसिकली सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की वजह से डेवलप होता है। अब हम आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमने सोडियम क्लोराइड के केस में देखा था कि सोडियम क्लोराइड के अंदर NaCl नाम का कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि सोडियम क्लोराइड एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हर सोडियम का कैटायन अपने चारों तरफ क्लोराइड के एनायन से घिरा होता है और हर क्लोराइड का एनायन अपने चारों तरफ सोडियम कैटायन से घिरा होता है और इस तरह से यह पैटर्न रिपीट करता रहता है और एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि कैटायंस और एनायंस के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स काफ़ी हार्ड होते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि जब हम इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये टूट जाते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रिटल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि कैटायंस और एनायंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। इसीलिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट की आवश्यकता होती है। आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल एटसेट्रा में सॉल्युबल नहीं होते। आयनिक कंपाउंड्स अपने सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में इनके कैटायंस और एनायंस फ्री होते हैं। इसकी वजह से आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मिनरल्स किसे कहते हैं और ओर्स किसे कहते हैं। अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम मिनरल्स कहते हैं। कुछ जगहों पर मिनरल्स के अंदर किसी मेटल का एक हाई परसेंटेज पाया जाता है और उस मेटल को हम उस मिनरल से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे मिनरल को हम उस मेटल का ओर कहते हैं। जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस किया था, तो यह देखा था कि मेटल्स 3 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, दूसरे को हम बोलते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और तीसरे को हम बोलते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी।
रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ जो मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं वो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एटसेट्रा। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और ये नेचर में या अर्थ क्रस्ट में कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा ही किसी कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब हमें मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करना होता है, तब हम उनके मोल्टन ओर्स को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा उसमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के एग्जांपल्स हैं आयरन, लेड, जिंक एटसेट्रा। ये मेटल्स या तो कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ना ही कम रिएक्टिव होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है। जब हमें इनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करना होता है और यदि हमारे पास कार्बोनेट ओर होता है तो हम उसे कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और यदि इनका सल्फाइड ओर हमारे पास होता है तो उसे हम रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर इनके मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके हम प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस मेटल का भी प्योरिफिकेशन किया जाता है। इसके विपरीत जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी होते हैं वो काफ़ी लेस रिएक्टिव होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा। हालाँकि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी अपने फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब ये कंपाउंड के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो सल्फाइड या ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब हमें मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करना होता है, तब हम हीटिंग प्रोसेस के द्वारा सल्फाइड को पहले रोस्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर कंटिन्यूअसली हीट करते रहते हैं तो ऑक्साइड रिड्यूस होकर के मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस मेटल को हम रिफाइन कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी ग्रुप में आते हैं, उनके ओर्स या तो सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब हमें इन मेटल्स को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो सबसे पहले हम इनके सल्फाइड या कार्बोनेट ओर्स को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उन मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके हम मेटल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं। जब हमें सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, तब हम 2 प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक को हम बोलते हैं रोस्टिंग और दूसरे को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। रोस्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा ओर सल्फाइड ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। इस प्रोसेस में हम सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो जो हमारा ओर होता है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि कैल्सिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा ओर कार्बोनेट ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस के दौरान हम लिमिटेड एयर में ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो कार्बोनेट ओर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम मेटल ऑक्साइड को कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के द्वारा मेटल्स में रिड्यूस कर लेते हैं और फिर बाद में हम मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा प्यूरिफाई कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जब हमें मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम उसे सिंपली हीट करते रहते हैं। यदि ओर हमारा सल्फाइड ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो हीटिंग की वजह से वो रोस्ट होकर के पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हीट की वजह से ही रिड्यूस होकर के मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम इस मेटल को प्यूरिफाई कर लेते हैं। इसी तरह से जब हम मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के ओर्स या तो कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में होते हैं या फिर सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कार्बोनेट ओर है या फिर सल्फाइड ओर है, हम कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर कोई रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन एटसेट्रा का इस्तेमाल करके हम उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर लेते हैं प्योर मेटल में और फिर उस प्योर मेटल को हम प्योरीफाई कर लेते हैं।
अब जैसा कि हमने ये देखा था कि जब हमें मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना होता है, तो हम कार्बन को एज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। कभी-कभी हम ऐसा भी करते हैं कि मेटल ऑक्साइड को हम अ उस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करा देते हैं, अ, जिस वजह से जिस वजह से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है और हमें डिज़ायर्ड मेटल फ्री मेटल मिल जाता है। जैसा कि हम इस दिए हुए केमिकल रिएक्शन में भी देख सकते हैं कि जब हम फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमीनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें मोल्टन आयरन और एल्यूमीनियम ऑक्साइड मिलता है। इस रिएक्शन में फेरिक ऑक्साइड बेसिकली हमारा ऑक्साइड ऑफ मेटल है, जिसमें से हमें प्योर मेटल को निकालना है और एल्यूमीनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। तो जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएँगे, तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा कर के एल्यूमीनियम को एज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं और इस रिएक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें आयरन और एल्यूमीनियम ऑक्साइड मिल रहा है। यदि हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, तो एल्यूमीनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयरन का रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि एल्यूमीनियम एज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है। अ, इस स्पेसिफिक रिएक्शन में क्योंकि मोल्टन आयरन बनता है, तो इस स्पेसिफिक रिएक्शन को हम रेलवे ट्रैक्स में होने वाले क्रैक्स को फिल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब हम मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये मेटल्स अपने प्योर स्टेट में नहीं होते, ये इम्प्योर होते हैं और इन्हें प्योर करने के लिए हमें इन्हें रिफ़ाइन करना पड़ता है और इन्हें रिफ़ाइन करने के लिए हम जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफ़ाइनिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि कॉपर वो मेटल है जिसे कि हमने उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब ये कॉपर इम्प्योर फॉर्म में होगा। इस इम्प्योर कॉपर की एक थिक स्ट्रिप को लेकर के हम उसे एनोड बना देंगे और प्योर कॉपर की एक थिन स्ट्रिप लेकर के उसे हम कैथोड बना देंगे और जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे वो भी कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन होगा। जब हम बैटरी से कनेक्ट करके इस सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो यह देखेंगे कि एनोड से प्योर कॉपर निकल कर के इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चला गया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से उतनी ही मात्रा में प्योर कॉपर निकल कर के हमारे कैथोड के ऊपर यानी कि प्योर कॉपर की थिन स्ट्रिप के ऊपर जमा होने लगेगा। जब यह प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, तो इसी तरह से एनोड से प्योर मेटल निकल कर के सॉल्यूशन में जाता रहेगा और सॉल्यूशन से उतनी ही मात्रा में प्योर मेटल निकल कर के कैथोड पर जमा होता रहेगा। धीरे-धीरे हम यह देखेंगे कि अ, एनोड हमारी पतली होती चली जाएगी और कैथोड हमारी मोटी होती चली जाएगी और कैथोड पर प्योर मेटल इकट्ठा होता चला जाएगा। जो भी इम्प्योर कॉपर के अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो एनोड के नीचे ही इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड इकट्ठी हो जाएँगी और इस प्रक्रिया में धीरे-धीरे हम ये देखेंगे कि कैथोड के ऊपर सारा प्योर कॉपर इकट्ठा हो गया। तो इस तरह से इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के बाद लास्ट में हमें प्योर कॉपर ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोजन क्या होता है। जब हम सिल्वर को हवा से एक्सपोज़ करते हैं, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर फ़ॉर्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर हवा में मौजूद सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फ़ाइड फ़ॉर्म कर देता है। यह लेयर ब्लैक कलर की होती है और सिल्वर सल्फ़ाइड की यह लेयर इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है कि वो हवा में मौजूद सल्फ़र के साथ रिएक्ट ना कर सकें। इसी तरह से जब हम कॉपर को मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सपोज़ करते हैं, तो कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर की एक कोटिंग अटेन कर लेता है और अपना ब्राउन शाइनी अपीयरेंस लूज़ कर देता है। ग्रीन कलर की यह कोटिंग कॉपर कार्बोनेट की होती है। कॉपर कार्बोनेट की यह लेयर इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है कि वो हवा में मौजूद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट ना कर सकें। इसके विपरीत जब हम अ
जब हम आयरन को मॉइस्ट एयर से एक्सपोज़ करते हैं, तो आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का एक फ्लेकी लेयर डेवलप हो जाता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। सिल्वर और कॉपर के विपरीत आयरन के ऊपर फ़ॉर्म होने वाली रस्ट की यह लेयर इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती और धीरे-धीरे हमारा आयरन टोटली कोरोड होकर के ख़त्म हो जाता है। इस इन तीनों ही प्रोसेसेस को हम कोरोजन कहते हैं, लेकिन पहले के 2 प्रोसेसेस सिल्वर और कॉपर के केस में जो आउटर लेयर फ़ॉर्म होती है, वो इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आयरन के केस में ऐसा नहीं होता और धीरे-धीरे रस्टिंग से हमारा कंप्लीट आयरन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम मेटल के सरफेस को पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग मेटल के सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिससे कि मेटल दूसरे एलिमेंट्स या कंपाउंड से रिएक्ट नहीं कर पाता और और इस तरह से कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम मेटल के सरफेस पर ज़िंक की एक लेयर डिपॉज़िट कर देते हैं। ज़िंक की यह लेयर मेटल को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचाती है और इस तरह से मेटल को कोरोड होने से बचाती है। यदि ज़िंक की लेयर में कोई छोटा-मोटा ब्रेकडाउन हो जाए, तब भी ज़िंक सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के थ्रू मेटल को कोरोड होने से बचाता है। इसके अलावा जब हम मेटल्स के एलॉय फॉर्म करते हैं, तो वो भी कोरोजन रेज़िस्टेंट होते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एलॉय क्या होता है। एलॉय को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। इसका मतलब यह है कि जब हम 2 या 2 से अधिक मेटल्स को होमोजेनियसली मिक्स करते हैं, तो जो सब्सटेंस हमें मिलता है उसे हम एलॉय कहते हैं। या फिर हम एक मेटल और नॉन मेटल को होमोजेनियसली मिक्स करते हैं, तो जो सब्सटेंस हमें मिलता है उसे हम एलॉय कहते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ मिल सकें और हम अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को एलिमिनेट कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि आयरन रस्ट करता है और इस तरह से रस्टिंग की वजह से टोटली ख़त्म भी हो जाता है। इसीलिए जब हम आयरन के साथ निकल और क्रोमियम को मिक्स करते हैं, तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। स्टेनलेस स्टील आयरन से ज़्यादा शाइनी होता है, हार्ड होता है और रस्ट रेज़िस्टेंट होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ब्रास, कॉपर और ज़िंक के होमोजेनियस मिक्सचर से बनता है और ब्रॉन्ज़, कॉपर और टिन के होमोजेनियस मिक्सचर से बनता है। जब हम 2 या 2 से अधिक मेटल्स को मिक्स करके एलॉय फॉर्म कर रहे होते हैं और यदि उनमें से कोई एक एलिमेंट मरकरी है, तो ऐसे एलॉय को हम एमलगम कहते हैं। तो बेसिकली एलॉयज़ फॉर्म करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को अटेन कर सकें और अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को एलिमिनेट कर सकें। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने मेटल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया। हमने यह भी जाना कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया। यह जाना कि मेटल्स को उनके ओर से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और लास्ट में हमने यह भी डिस्कस किया कि कोरोजन क्या होता है और हम कोरोजन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।